मैं हूं मलेंद्र और 12english.com के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग इस कहानी को 18वें पैराग्राफ तक बुक के हर लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे और जहां कहीं भी कोई पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसे भी देखेंगे। हमने पहले पार्ट के वीडियो में पहले ही पैराग्राफ 8 तक इस कहानी को समझ लिया है। हम लोग उससे आगे यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है पैराग्राफ 8 तक का। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें भी मैंने समझाया है, साथ ही जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी हमने देख लिया है। और अगर आप वहां तक देख चुके हैं, पैराग्राफ 8 तक आप समझ चुके हैं, तो चलिए बिना डिले किए पिंच ऑफ स्नफ को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second class carriage. A striking figure, white haired, with an impressive moustache. सबसे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट वर्ड्स। डोरवे कहा जाता है दरवाजे को। यहाँ पर सेकंड क्लास जो इस्तेमाल किया गया ये होता है श्रेणी, दर्जा जिसे आप कह सकते हैं, पहले दर्जे की गाड़ी, दूसरे दर्जे की का डिब्बा, तीसरे दर्जे का, इस तरह से। कैरियज कहा जाता है डब्बे को। ट्रेन में जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, अलग अलग डब्बे होते हैं, उन्हें कैरियज कहा जाता है। स्ट्राइकिंग मीन्स शानदार, बहुत ही बोल्ड फिगर, यानी कि अच्छा व्यक्तित्व था उनका। इम्प्रेसिव जिससे कि बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, इम्प्रेसिव कहते हैं प्रभावशाली को। और माउस्टिच कहा जाता है मूंछों को। ओके, चलिए इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। यहां पर कह रहे हैं नरेटर कि मैं प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा था जब ट्रेन वहां पर पहुंची। नानू काका दरवाजे पर खड़े थे। वो दरवाजा कौन सा था? तो दूसरे दर्जे का डब्बा था वो। क्या शानदार फिगर था नानू काका का, बेहतरीन दिखते थे वो। उजले बाल हो चुके थे उनके और साथ ही बहुत ही प्रभावशाली मूछें थी उनकी। बुक में देखिएगा तो उनका एक स्केच भी दिया गया है कि कैसे नानू काका दिखते होंगे। खैर, यहाँ तक में भी हमारे पास एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरियज। किस क्लास के डब्बे में, किस दर्जे के डब्बे में नानू काका खड़े थे दरवाजे पर? वहां पर आपको सेकंड क्लास लिखना होगा। नानू काका हैड एन इम्प्रेसिव, अभी जस्ट हमने देखा कि बहुत ही प्रभावशाली मूछें थी उनकी, तो यहाँ पर आपको इम्प्रेसिव माउथ स्टिच भरना है। इसके आगे कहा जाता है कि he still wears the old fashioned knee length black coat and the red silk pagri of the Deccani Brahmin and drapes a white angocha around his shoulders. देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए। जैसे कि वियर, वियर मीन्स होता है पहनना। ओल्ड फैशन यानी कि पुराने जमाने का, पुराने फैशन का, अभी के समय का नहीं होगा। पगड़ी आप लोग जानते ही हैं, टर्बन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। डेक्कनी, डेक्कनी ब्राह्मण, यहाँ पर डेक्कन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो दक्षिण भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डेक्कनी ब्राह्मण यानी कि दक्षिण के भारतीय जो ब्राह्मण होते हैं उनको बताया गया। ड्रेप मीन्स होता है लपेटना, ठीक है, डालना। राउंड मतलब के चारों ओर। मीनिंग क्या हुआ पूरे सेंटेंस का? ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी वो अभी भी कैसा कपड़ा पहनते हैं जो कि पुराने फैशन का है, और वो घुटने तक का काला कोट पहन रखा है उन्होंने। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और उनके माथे पर क्या है? तो लाल रंग के सिल्क की पगड़ी है, जैसे कि दक्षिण के ब्राह्मण लोग बांधा करते थे अपने सिर पर। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? अपने कंधों पर एक अंगोछा भी डाल करके रखते हैं। अंगोछा यानी तौलिया, आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। यहां से आपके पास जो ऑब्जेक्टिव निकल सकता है उसमें बात हो सकती है ही स्टिल वियर्स डैश नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी कि कैसा वो नी लेंथ तक का, यानी घुटनों की लंबाई तक का ब्लैक कोट पहन रखा था उन्होंने। ओल्ड फैशन था वो, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक। सेकंड ऑब्जेक्टिव यहां से निकल सकता है कि नानू काका हैड अ रेड सिल्क पगड़ी ऑफ डैश ब्राह्मण। अभी हमने जस्ट जाना कि वो जो सिल्क पगड़ी थी उनकी, वो कहाँ के ब्राह्मण को दर्शाती थी? दक्षिण भारतीय, तो डेक्कनी। जस्ट यहाँ पर हमारे पास देखा था हमने, तो डेक्कनी यहाँ पर यही फिल किया जाएगा। इसके आगे कहानी आगे बढ़ती है और नरेटर कहते हैं एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। हैंडेड मी, हैंडेड यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो थमाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि उन्होंने मुझे थमाया। क्या थमाया? बास्केट, बास्केट कहते हैं टोकरी को। क्विक का अर्थ होता है जल्दी,
विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, बोलना धीरे से। आउटसाइड यानी बाहर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं ऊपर गया, उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दिया और कहा कि इसे बाहर लेके चलो जल्दी से, और मैं तुमसे बाहर ही मिलूंगा, स्टेशन के बाहर। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म and turned, only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa. इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? टक्ड, टक मीन्स होता है बस नत्थी कर लेना, उस चीज को बांध लेना, वहां पर फंसा लेना। उसके बाद बम्प इनटू मतलब कि टकराना किसी चीज से। इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, जो बहुत बड़ी हो। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, यानी कि जैसे उनसे नानू काका ने कहा कि इसे लेकर के बाहर चलो, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने बस जो टोकरी उनको दिया गया था उसको अपनी कांख में दबा लिया, अंडर माई आर्म, बाजू के नीचे दबाया और मुड़े, और जैसे ही वो मुड़े वो एक बड़ी सी विशाल मारवाड़ी औरत से टकराया। और वो औरत कैसी थी? उसका जो सिर था पूरा बुर्के से ढका हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है कि द नरेटर बम्प्ड इनटू एन इनॉर्मस व्हिच वुमन, तो आपको यहाँ पर देना होगा मारवाड़ी वुमन। तो टकराने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने माफी मांगी होगी, बट माई अपॉलॉजीज were drowned by the strange sounds emanating from the basket. The protests of an outraged kitten. Spits, struts, meow, meow, meow. पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है अपॉलॉजी। अपॉलॉजी कहा जाता है माफी को। ड्रॉन यानी कि डूब जाना, ओके। इमेनेटिंग निकल रहा था उस टोकरी से। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध में। आउटरेज्ड यानी बिल्कुल गुस्साया हुआ, बिल्कुल परेशान हो चुका। स्पिट्स, स्ट्रप्स, म्याऊ म्याऊ, खी खी कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे वो टकराया उस मारवाड़ी औरत से, उसने माफी मांगी होगी, लेकिन वो माफी जो थी वो कहीं गुम हो गई। कहाँ गुम हो गई? तो वो जो बास्केट था, वो जो टोकरी था, उसमें से आवाज आने लग गई थी, बहुत ही अजीब तरह की अनजानी सी आवाज। तो वो क्या था आवाज? तो वो एकदम गुस्साए हुए किटन, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, तो वो एक बिल्ली के बच्चे की आवाज थी जो विरोध कर रहा था, उसको टकरा दिया गया था, उसको चोट लग गया होगा, तो वो म्याऊ म्याऊ करने लग गया था। आई डक्ड and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. अब यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है वो डक्ड। डक्ड का अर्थ होता है डुबकी मारना, दुबक करके निकलना। मिंगल मीन्स होता है उससे मिल जाना, यानी कि किसी भी चीज में जब आप घुल मिल जाते हैं तो मिंगल कहलाता है। क्राउड भीड़ को बोलते हैं, और स्क्वीज का अर्थ होता है निकलना, उस चीज से बिल्कुल बीच में से बाहर निकलना। इन द वेक ऑफ, के बीचों बीच, कहां पर निकले वो? सिख मैरिज पार्टी। यहां तक में कहने का मतलब क्या निकला कि वो जैसे ही उससे टकराया, उसको पता चल गया कि इसमें बिल्ली है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी, तुरंत दुबका और दुबक करके भागा वहां से। भाग करके क्या हुआ? वो भीड़ के में मिल गया, और भीड़ से जब वो बाहर निकला तो वो क्या, कहां पर निकला? दरवाजे पर, जहां की एक सिख मैरिज चल रही थी। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद राइटर लिखते हैं कि नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग. The station yard was nearly empty, and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a frowning ticket inspector. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर उसको पहले देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड आया हुआ यार्ड। यहाँ पर यार्ड कहा जाता है हाता को, गलियारा जो होता है, जो एरिया होता है। इमर्ज्ड, इमर्ज का अर्थ होता है सामने आना, दिखना। एस्कॉट का अर्थ होता है साथ में हो रहा, कोई भी जो साथ में है। फाउनिंग यानी कि एक चापलूस टाइप का, जो चापलूसी करता हो। इंस्पेक्टर कहते हैं निरीक्षक को, जो कि जांच करता है। ओके, अब इसको समझते हैं पूरे सेंटेंस को। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी कि नानू काका ने आने में बहुत देर लगाई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि तुम चलो स्टेशन के बाहर इंतजार करो और मैं वहां पे मिलता हूँ। वो बहुत देर से आए। स्टेशन यार्ड लगभग खाली हो चुका था, स्टेशन का वाला इलाका जो था वो लगभग खाली हो गया, और लास्ट तांगा जो था वो भी चला गया था जब उधर से नानू काका आते हुए दिखे, इमर्ज्ड सामने दिखे। और वो भी किसके साथ? तो एक चापलूस टाइप का एक टिकट इंस्पेक्टर था, टिकट निरीक्षक था, जो कि चापलूसी कर रहा था उनकी, और उसके साथ वो आ रहा था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नानू काका इमर्ज्ड एस्कॉर्टेड बाय फाउनिंग होम, तो किसके साथ वो आ रहे थे नानू काका? एक टिकट इंस्पेक्टर के साथ। आपको यहाँ यही बताना है। नो रूम in the third class, and they wouldn't issue second class tickets
without reservation. नानू काका explained as he came up to me. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे इशू। ये जो इशू शब्द होता है इसका अर्थ होता है जारी करना, देना। रिजर्वेशन यानी आरक्षण, और एक्सप्लेन करने का अर्थ तो होता है व्याख्या करना, समझाना, सफाई देना, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर वो कहते हैं क्या कि बिल्कुल जगह नहीं थी थर्ड क्लास में, नो रूम इन द थर्ड क्लास। और वो लोग कौन? ये जो दे शब्द इस्तेमाल किया गया किसके लिए? तो जो ट्रेन के ऑफिशियल्स होते हैं, जो ट्रेन का रेलवे का जो सिस्टम है, दे वुडंट टू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन करवाए वो सेकंड क्लास का टिकट नहीं देते हैं। यानी जब ये वहां पे पहुंचे होंगे तो थर्ड क्लास टिकट के साथ पहुंचे होंगे, और थर्ड क्लास में तो उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो अब ये सोच रहे होंगे कि सेकंड क्लास में मिल जाए, लेकिन सेकंड क्लास में बिना रिजर्वेशन के मिलता नहीं है। और ये बात नानू काका ने उसके आगे एक्सप्लेन किया, हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, but it was all arranged quite amicably. Such a nice young man, the TC. यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, अरेंज मतलब होता है किसी तरह से प्रबंध करना, किसी तरह से उसको मैनेज कर लेना, क्वाइट मतलब बहुत अच्छे से, एमिकेबली बहुत ही चतुरता के साथ, बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी। टीसी यहाँ पर टिकट कलेक्टर के लिए यूज किया गया। पूरे सेंटेंस के मतलब को समझते हैं। अब ये कहते हैं क्या कि हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी कि उन्होंने तीसरे दर्जे के टिकट पर कहां पर यात्रा की? सेकंड क्लास में। बट इट वाज अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया था, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही भला आदमी था। सच ए नाइस यंग मैन वो लगाते हैं उस टीसी के लिए। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? सबसे पहले तो नानू काका ने क्या किया? थर्ड क्लास का टिकट लिया, फिर सेकंड क्लास में ट्रेवल किया, उसके बाद भी कोई फाइन वगैरह नहीं भरा, ना ही प्रॉपर टिकट के लिए पैसे दिए, और उसको उन्होंने मैनेज किया एक करप्शन वाले टीसी के साथ मिल करके। एक टिकट इंस्पेक्टर को पैसे खिलाए होंगे, या उससे दो चार अच्छी बातें कर ली होंगी, और उसको उन्होंने ये कर लिया। अक्सर ऐसा ही तो होता है, थर्ड क्लास का टिकट लेकर के सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और ये तब होता है जब आप शिक्षित नहीं होते हैं, जब आप लाइफ में चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। इमेजिन कीजिए आप रेलवे से जाते हैं, रेलवे का जो किराया बनना चाहिए वो आप नहीं देते हैं, तो कैसे चलेगा रेलवे? आखिर कैसे चलेगा? फिर रेलवे के एम्प्लॉइज होते हैं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। आगे नानू काका कहते हैं, यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री। हाउ इज इट? चलिए इसका मीनिंग समझेंगे, पहले इसके वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ है इवन। इवन का अर्थ है यहाँ पर यहां तक की, राइट आउट यानी कि बाहर तक, उसके बाद ट्रबल यानी परेशानी या मुश्किल, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, और ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, वास्तव में, सचमुच। अब चलिए मीनिंग क्या कहते हैं। नानू काका यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने देखा कि किस तरह से वो जो टीसी था वो मेरे साथ बाहर तक आया, ताकि ताकि क्या हो कि मुझे कोई परेशानी ना हो। और ये जो बिल्ली का बच्चा था ये तो ऑफ कोर्स इसने फ्री में यात्रा की। कैसा है ये? अब यहाँ पर देखिए कि कैसी मेंटालिटी है इसकी। नानू काका यहाँ पर ट्राई कर रहा है ये दिखाने की कि मैंने जो इसे रिश्वत दिया या मैंने इसे जो घूस दिया उसकी वजह से ये इतना अच्छा इंसान साबित हो रहा है कि ये मेरे साथ बाहर तक आया, ताकि मुझे कोई परेशानी नहीं हो। ऑफ कोर्स वो आएगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। अगर वो सही में टीसी होता, ईमानदार टीसी होता, तो वो क्या करता? फाइन लेता और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता उस सब कुछ मसले को। लेकिन उसने क्या किया? एक्स्ट्रा पैसे लिए, दे करके, सरकार तक पैसे ना पहुंचा करके उसने अपने पॉकेट में पैसे रखे, और फिर वो उसके साथ बाहर आया। वो टीसी भी करप्ट था और नानू काका भी करप्ट थे। अब यहां से भी एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि नानू काका हैड टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन अ डैश क्लास टिकट। किस क्लास की टिकट के साथ नानू काका ने सेकंड क्लास में ट्रैवल किया था? तो यहां पर आंसर देना है हमें थर्ड क्लास की टिकट के साथ। इसके आगे नानू काका कहते हैं कि वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली। लास्ट में नानू काका ने पूछा था उससे कि कैसा है ये, तो उसका जवाब इसने क्या दिया उसे देख लेंगे हम लोग। उससे पहले देखते हैं कि इसमें वर्ड्स दो तीन आए हुए हैं, जैसे क्वाइट। क्वाइट का अर्थ होता है शांत, परहैप्स यानी शायद, होपफुली उम्मीद करता हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेरी क्वाइट, बहुत शांत है। उसने, जो नैरेटर है जो ये कहानी सुना रहा है, वो कहता है आई सेड, यानी कि मैंने कहा कि बहुत शांत है, और मन में मैंने सोचा, थॉट होपफुली, उम्मीद किया कि शायद ये मर ही गई हो। इसे नानू काका के आने की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी कि ये बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है।
We got into the car, and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, "When have you arranged for the minister to see me? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most." चलिए इसका मीनिंग समझेंगे, पहले वर्ड्स को देखते हैं। इवन, इवन का अर्थ है यहाँ पर यहाँ तक। उसके बाद अरेंज्ड, अरेंज यानी कि प्रबंध करना, उस चीज का इंतजाम करना। यहाँ सी का अर्थ है मिलना। स्टे मतलब ठहरना। एट द मोस्ट अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। चलिए मीनिंग क्या हुआ कि ये कहते हैं क्या कि हम लोग गाड़ी में बैठ गए और यहाँ तक कि हम लोग चलना शुरू ही किए थे, जस्ट मैंने गाड़ी को सेकंड गियर में भी नहीं डाला था कि नानू काका ने पूछ लिया। क्या पूछा कि अच्छा तो तुमने मंत्री से मिलने का कब का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन अधिक से अधिक रह पाऊंगा। इसके बाद वो कहता है इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। लुक अंकल, आई सेड, आई एम मैरिली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers. क्या जवाब दिया उसने, इसको समझेंगे। सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस मतलब होता है एकदम साफ साफ, फ्रैंक होना यानी कि एकदम साफ साफ बोल देना, स्पष्टता के साथ बोलना। मैरिली केवल, बिल्कुल, बहुत, मात्र यही हूं मैं। प्रोबेशन, प्रोबेशन कहा जाता है जब ट्रायल पीरियड पे रखा जाता है किसी को चेक करने के लिए। वर्थ के लायक, और आस्क फॉर यानी कि मांगना। ठीक है, अब यहां पर पूरी बात क्या थी कि जैसे ही नानू काका ने उसे पूछा कि कब का इंतजाम किया है मेरा मंत्री से मिलने का, उसने कहा कि अब समय आ गया था कि अब फ्रैंक हो जाए। उसने कहा देखिए मामा जी, मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूं, मैं केवल एक कनीय सचिव हूं, बहुत ही छोटा सा पोस्ट है मेरा, और वो भी मैं प्रोबेशन पर हूं, अभी मेरी पक्की नौकरी नहीं हुई है। और अगर मैं अपने जॉब को देखूं तो वो इस लायक अभी नहीं है बिल्कुल भी कि मैं जाऊं और मंत्रियों से उनके इंटरव्यू के लिए समय मांगू। इसके बाद नानू काका कहते हैं ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड, ओह, आई सी, वेल नेवर माइंड। ही टुक अ pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha, and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought. अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रादर, हालांकि, फिर भी, इस तरह से उसका मीनिंग निकलता है। और होप, होप का अर्थ होता है उम्मीद करना। ओके, ब्रश मतलब होता है पोंछना, उसको झाड़ना, साफ करना। डेलिकेटली, बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। पकरिंग, पकड़ का अर्थ होता है सिकोड़ना। आईब्रोज को कई बार सोचते हुए हम लोग सिकोड़ते हैं ना, वही चीज यहाँ पर पकरिंग कहलाता है। और डीप मतलब गहरा। चलिए मीनिंग समझते हैं। नानू काका को उन्होंने जैसे ही कहा इस नरेटर ने कि देखिए ये मेरे काम से बहुत ऊपर की बात है कि मैं उनसे समय मांगू जा करके, तो उन्होंने सबसे पहले दुख जाहिर किया कि ओह, लेकिन मैंने तो सोचा था, खैर देखता हूं, अच्छा छोड़ो, चिंता मत करो। इस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया नानू काका ने। उसके बाद उन्होंने अपना सुरती निकाला, एक चुटकी सुरती लिया। उसके बाद अपने उंगलियों को अंगोछे पर अच्छे से आराम से पोंछ लिया, और उसके बाद आराम से पीठ टिका करके पीछे बैठ गए। अपनी आंखों को बंद कर लिया और भौहों को सिकोड़ते हुए बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि एकदम गहरी सोच में चले गए हों। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं उनमें पहला वर्ड है क्लक्ड। क्लक मतलब होता है कुड़कुड़ाना, जीभ को जैसे कुड़कुड़ाते हैं ना कई बार, इस तरह से करके, वही चीज होता है। और टंग मतलब जीभ, सेवरल टाइम्स कहते हैं कई बार। टिपिकली होता है बिल्कुल विशेष तौर पर, खास तौर पर उसी चीज से रिलेटेड। डेक्कनी अभी जस्ट हमने देखा था, दक्षिणी को कहते हैं। और रजिस्टरिंग दर्ज करते हुए, यानी कि उस चीज को दर्शाते हुए। और पिटी का अर्थ होता है दुख, अफसोस। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग क्या निकला कि उन्होंने ये सब तो किया ही, भौएं सिकोड़ी, बहुत ही सोच में डूब गया, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीभ को भी कई बार कुड़कुड़ाया, जैसे कि बहुत ही ज्यादा दुख हो गया उन्हें, बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा हो। ठीक है, और ये जो तरीका था उनका, वो उन्होंने दक्षिणी भारतीय की तरह यहाँ पर किया। ये यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहा है।
अब यहाँ से भी एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हमारे पास निकल सकता है कि नानू काका क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ डैश वे रजिस्टरिंग डैश। यहाँ पर हमें सबसे पहले भरना होगा टिपिकली डेक्कनी वे, यहाँ पर जस्ट हमने अभी देखा था। उसके बाद रजिस्टरिंग व्हाट, तो यहाँ पर हमें पीटी भरना होगा क्योंकि अभी जस्ट लास्ट वर्ड था पीटी हमारा। ये कहानी 18वें पैराग्राफ तक में यहाँ तक पहुंची है। 18वें पैराग्राफ तक में आपने क्या क्या समझा उसे समराइज जरूर कीजिए कॉपी में। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को पैराग्राफ 33 तक समझेंगे, पिंच ऑफ स्नफ कहानी के 33वें पैराग्राफ तक के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक बेहतरीन दिन बिताइए। अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।